So guys, in today's video we will be going to study a very important topic both for your orthopedics and biomechanics. So the topic is Q angle. So ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने रिसर्च आर्टिकल से भी ऐड करी है और उनका रेफरेंस भी मैंने दिया है, वो वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा. सो ये पूरा वीडियो आप अच्छे से मन लगा के देखना और आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो. सो कीप अ पेन एंड पेपर अलॉन्ग विद यू, सो ताकि आप अच्छे से समझ के उसको लिख सको. और जहाँ पे भी कोई डाउट आए, कोई क्वेरी आए तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना. सो यार देखो, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाती हूँ और फिर मैं आपको वो बात समझाती हूँ. सो अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भी इसमें फ़ायदा ही होने वाला है. तुम्हें 10 जगह जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक ऑन माई चैनल. तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने बना के रखी हैं. सो जल्दी से आप क्यू एंगल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये क्यू एंगल क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एंड टाइप्स ऑफ क्यू एंगल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि आई एम श्योर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ होने वाली है. तुमने किसी बुक में अब तक ये नहीं पढ़ा होगा. तो अब जल्दी से बिना किसी देरी के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली जो क्यू एंगल है वो बनता है आपका लोअर लिम्ब में. ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखो कि जो क्यू एंगल है इट इज़ फॉर्म्ड इन दी लोअर लिम्ब. ठीक है, अब ये कहाँ और किसके बीच में ये एंगल बनता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ये एक बार मैं आपको पहले इमेज के थ्रू समझाती हूँ, फिर हम इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, सो देखो ये है आपकी फीमर की बोन. ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है दिस इज़ योर फीमर बोन. यहाँ पे ये जो है दिस इज़ योर पटेला, राइट, एंड नीचे आपकी टिबिया आ जाती है और ऊपर हिप बोन आ जाती है. सो दिस इज द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, राइट. अब अगर ASIS, यहाँ पे जैसे ASIS है, ASIS से एक सीधी लाइन जा रही है फ्रॉम द फीमर, ठीक है, और ये मिड पॉइंट ऑफ पटेला पे आके लग रही है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन. और एक दूसरी लाइन है जो बिल्कुल मिड ऑफ द पटेला, यानी कि सबसे बीच वाला पार्ट ऑफ पटेला से सीधा जा रही है. ठीक है, दिस वाली लाइन, ये लाइन. ठीक है, एंड दूसरी एक ये लाइन जो ASIS के थ्रू होती हुई जा रही है. सो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज क्यू एंगल. तो देख रहे हो ये जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है इतना, दिस एंगल इज नोन एज द क्यू एंगल. सो डेफिनेशन देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या लिखी है क्यू एंगल की. सो इट इज़ एन एंगल फॉर्म बिटवीन एन इमेजिनरी लाइन. अब ये लाइन ना असलियत में हमारी बॉडी में नहीं होती है, इन दोनों में से कोई भी लाइन. हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर एज्यूम करते हैं, राइट. कौन कौन सी लाइन होती है? पहली लाइन क्या होती है? ASIS, यानी कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. अब ये कौन सी बोन का पार्ट है? ये आपकी हिप बोन का पार्ट है, राइट. ऑफ द पेल्विस टू द पटेलाज मिड पॉइंट. ठीक है, और वो करेक्ट करती है पटेला के मिड पॉइंट पे. और एक दूसरी लाइन है जो कि रन करती है पटेला के मिड पॉइंट से ही ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है उस पे. सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज द क्यू एंगल. अब क्यू एंगल को हम क्वाड्रिसेप्स एंगल भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में हम क्यू एंगल कह देते हैं. तो अगर कहीं पे एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ क्वाड्रिसेप्स एंगल क्या होता है, सो दैट मीन्स ही वांट्स टू नो अबाउट द क्यू एंगल ओनली. अब ये थोड़ा हिस्ट्री में चल जाता है. क्यू एंगल हमें नाम किसने दिया था? सो ब्रैड स्ट्रॉम ने इन 1964 में हमें ये क्यू एंगल नाम दिया था. बट एक स्टडी करी गई चेन एट अल के द्वारा. इन्होंने बोला कि क्रूविलियर ने 1847 में ही ये नाम दे दिया था क्यू एंगल वाला. तो आप दोनों को वहाँ पे जाके लिख सकते हो अपने एग्जाम में, अगर आप ये पॉइंट वहाँ पे मेंशन करना चाहो तो. अब क्यू एंगल, ये जो हमने एक इमेजिनरी एंगल बनाया है, ये हमने आखिरकार बनाया ही क्यों है? ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि जो एंगल हमारी बॉडी में था भी नहीं उसको हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करके उसको बना रहे हैं और उसको मेजर कर रहे हैं. सो देखो ये जो आपका क्यू एंगल होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें एक तो देखो क्वाड्रिसेप्स का जो मसल पुल है उसके बारे में पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और बहुत सारी बीमारियाँ, डिफॉर्मिटीज़, उन सब में भी ना हमें पता चलता है क्यू एंगल की वजह से वो पता चलते हैं. क्योंकि अगर फॉर सपोज जैसे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो ये वाली इमेज थी, सो ये इमेज कब की है? जब आपका नी एंड लोअर लिम्ब पूरा बिल्कुल नॉर्मल है. बट अगर मान लो कि पटेला आपकी थोड़ी शिफ्टेड है या फिर आपका ASIS अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है, ऊपर पेल्विक टिल्ट है, पेल्विक एसिमेट्री है, तो ऑब्वियसली आपका क्यू एंगल उससे अफेक्ट होगा. और अगर क्यू एंगल अफेक्ट होगा, अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं होगा, सो दैट मीन्स कोई ना कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी तो है आप में या फिर किसी भी पेशेंट में, है ना. सो ये हमें देखने से पता चलता है कि जितने भी सिंड्रोम्स हैं, इंजरीज हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं इन रेफरेंस टू दी बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट. ठीक है, बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट में क्यू एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
So it is an anatomical variable obviously which provide useful information about the knee joint alignment. knee joint की alignment तो ये बताता है but अगर आपको अच्छे से Q angle पता करना आ जाएगा तो आप जो associated joints हैं यानी कि जो proximal joint है and distal joint है knee का that is hip and ankle respectively, आप उनका भी मतलब उनके बारे में भी आप information ले सकते हो. क्योंकि यार देखो अगर नी जॉइंट पे कोई पैथोलॉजी होगी ना तो उसका असर दोनों जॉइंट्स पे होगा. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक कंप्लीट काइनेटिक चेन है. ठीक है, अगर एक पार्ट पे असर पड़ रहा है तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर दूसरे पार्ट पे पड़ेगा ही पड़ेगा. राइट. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो क्यू एंगल है ये आप हमेशा फ्रंटल प्लेन में देखते हो. दैट मीन्स क्यू एंगल हमेशा सामने से देखा जाएगा ना कि साइड से या पीछे की तरफ से. ठीक है, सो हमेशा जो क्यू एंगल है इट विल लाई इन दी फ्रंटल प्लेन इन नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, अब जो क्यू एंगल है उसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन ना तुम्हें आई डोंट थिंक जो तुम बुक्स अभी पढ़ रहे होगे उसमें मिलेगी. राइट, क्योंकि ये मैंने आर्टिकल्स में से निकाली है. वन इज द स्टैटिक क्यू एंगल एंड द अदर इज द डायनामिक क्यू एंगल. अब ये दोनों क्या होते हैं? सो देखो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, जो चीज़ रुकी हुई होती है. एंड डायनामिक मीन्स जहाँ पे मूवमेंट हो रही है. तो जब क्यू एंगल को हम स्टैटिक पोजीशन में मेजर कर रहे हैं इट इज नोन एज स्टैटिक क्यू एंगल. एंड जब उसको हम डायनामिक मूवमेंट करते हुए मेजर कर रहे हैं विच इज अ बिट डिफिकल्ट टू मेजर, उसे हम कहते हैं डायनामिक क्यू एंगल. ठीक है, अब क्यू एंगल के मेजरमेंट की ही बात कर लेते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक हम कैसे मेजर करते हैं. बट मैं तुम्हें बता दूं, हम जब भी क्यू एंगल मेजर करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, तो 99.9% ऑफ द टाइम्स वी मेजर ओनली स्टैटिक क्यू एंगल, क्योंकि डायनामिक उतना मेजर करना सबके बस की बात नहीं है. एंड इट इज़ अ वेरी क्यूबरसम टास्क टू मेजर द डायनामिक एंगल. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. सो ज़्यादातर हम स्टैटिक क्यू एंगल ही यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़. सो ये रहा स्टैटिक क्यू एंगल का मेजरमेंट, या वो कैसे मेजर करना है. सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही होगी. मैं एक बार साइड हो जाती हूँ ताकि तुम्हें पूरी स्क्रीन दिख जाए अच्छे से. सो आई होप तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से सारा. सो दिस इज द इमेज. तुम देख रहे हो गोनियोमीटर से कैसे बंदा एंगल मेजर कर रहा है. द थेरेपिस्ट इज मेजरिंग द एंगल ऑन द पेशेंट. राइट, अब यहाँ पे तुम देखो क्या किया है कि मैं साइड हो जाती हूँ एक बार सो दैट तुम्हें दिख जाए ये पूरा. राइट, अब ये देखो ये है ASIS वाला पॉइंट. राइट, ये है ASIS पेशेंट का जहाँ पे उसने फिंगर लगा रखी है. और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी गई है टूवर्ड्स द मिड ऑफ द पटेला. मेरी लाइन ही थोड़ी गड़बड़ हो गई है, जस्ट अ सेकेंड. राइट, तो ये हमें क्या पढ़ा था कि देखो लाइंस दोनों वही रहेंगी. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आ रही है फ्रॉम द ASIS टू द मिड ऑफ पटेला एंड मिड ऑफ पटेला इज हेयर समवेयर. राइट, एंड अब एक दूसरी लाइन आएगी जो कि कहाँ से जाएगी? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ पटेला से सीधी जाएगी. तो ये देखो ये गोनियोमीटर का आर्म बिल्कुल सीधा है. राइट, एंड ये एक एंगल है जो कि सीधा जा रहा है. तो ये जो एंगल बन रहा है इन बिटवीन इट इज द स्टैटिक क्यू एंगल. आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा. राइट, सो देखो पेशेंट क्या है, बिल्कुल नी एक्सटेंडेड पोजीशन में है, पैर बिल्कुल सीधे हैं, उसके हिप एंड फुट सब न्यूट्रल पोजीशन में है. और एक लाइन ड्रॉ करी हमने, इमेजिनरी लाइन, या फिर तुम किसी पेन से या चौक से भी ड्रॉ कर सकते हो एंड तुम वो एंगल मेजर कर लेते हो. ये हो गया हमारा क्वाड्रिसेप्स एंगल इन स्टैटिक मेजरमेंट. राइट, अब यहाँ पे देखो इमेज में भी वही बात तुम्हें मैंने समझा रखी है ताकि तुम्हें और अच्छे से डिटेल में, जो तुम्हें अगर नहीं समझ आओ समझ आ जाए. एक लाइन जा रही है फ्रॉम द ASIS टू द मिड ऑफ द पटेला एंड दूसरी लाइन मिड ऑफ पटेला और टिबियल ट्यूबरकल से जाते हुए सीधी ऊपर की तरफ जा रही है. एंड इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द स्टैटिक क्यू एंगल. राइट, अब बात करते हैं डायनामिक क्यू एंगल मेजरमेंट की. सो डायनामिक क्यू एंगल हम कब मेजर करेंगे? जब हम कोई डायनामिक एक्टिविटी कर रहे होंगे या फिर पेशेंट इज इन डायनामिक पोजीशंस. राइट, सो इट मेजरमेंट्स रिक्वायर ईदर द सेम बोनी पॉइंट्स एज ऑन स्टैटिक क्यू एंगल और यूजिंग डायनामिक नी वेलगस विच इज DKV थ्रू द मेजरमेंट ऑफ फ्रंटल प्लेन प्रोजेक्शन एंगल दैट इज FPPA. ठीक है, अब DKV या तो देखो तुम ASIS एंड मिड पॉइंट ऑफ पटेला यही सारे बोनी लैंडमार्क्स यूज कर लो डायनामिक वाले में भी. बट अगर नहीं कर सकते तो DKV और FPP है, ये दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों वो पॉइंट्स हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो कि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वाइल मेजरिंग द डायनामिक क्यू एंगल. राइट, सो DKV, अब ये DKV है क्या? सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिप एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन एंड नी पे क्या होगा? एबडक्शन विद लोअर लिम्ब फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड. मैं इमेज दिखाती हूँ यहाँ पे. सो ये देखो इस तरीके से बंदे ने देखो क्या कर रखा है कि अपने नी को फ्लेक्शन में कर रखा है और फुट उसका ग्राउंड पे प्लेस है. सो दिस इज डायनामिक नी वेलगस.
right? And FPPA, it is found by connecting the lines ASIS, midpoint of the femoral condyles or the center of patella and the malleoli midpoint in the frontal plane. तो यहाँ पे देखो लाइंस बदल गई, फ्रंटल प्लेन प्रोजेक्शन एंगल आपका जो लाइन बता रखी है वो चेंज हो गया एज कंपेयर टू जो हम स्टैटिक क्यू एंगल में लाइंस की बात कर रहे थे, राइट? सो डायनेमिक क्यू एंगल हैज़ 3 एलिमेंट्स. अब हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टैटिक क्यू एंगल है या फिर जो हम नॉर्मल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ओपीडीज में हम मेजर करते हैं, दैट इज ओनली द स्टैटिक क्यू एंगल. तो तुमने भाई पेशेंट को लेटाया, बढ़िया तरीके से उसका एंगल मेजर कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई. तो यहाँ पर जो तुम सिर्फ सामने से ही पेशेंट का एंगल देख रहे हो, दैट इज फ्रंटल प्लेन में वो एंगल आ गया, तुम सिर्फ फ्रंटल प्लेन में ही उसको मेजर कर रहे हो, राइट? बट डायनामिक के अंदर ना देखो 3 एलिमेंट्स होते हैं. फ्रंटल प्लेन का एलिमेंट होता है, ट्रांसवर्स प्लेन का एलिमेंट होता है, एंड ऑल्सो there is patella behavior, ठीक है? So measuring 1 out of 3 elements illustrates only 1/3 of the concept. तो usually अभी भी until date हम ये तीनों component एक साथ measure नहीं कर पाते हैं. So वो एक इसका drawback रह जाता है, या फिर हमें उतना अभी नहीं पता है इसके बारे में. So yeah, this is about the dynamic Q angle measurement, जो कि तुम्हें बहुत ही कम बुक्स में पढ़ने को मिलेंगी, या फिर तुम्हें कॉलेज में भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ये, राइट? तो ये तुम जरूर अपने पेपर में लिख के आना, और अगर एग्जामिनर पूछे तो ये बात जरूर बताना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तुम्हें, राइट? सो अब ये देखो, ये हो गई हमारी फ्रंटल प्लेन प्रोजेक्शन एक्सिस, एंड ये हो गया DKA, जो जिस हिसाब से ये इंडिविजुअल खड़ा है, राइट? दिस इज द डायनामिक क्यू एंगल. अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है क्यू एंगल की? हमने एक एंगल तो मेजर कर लिया, बट हमें उसकी नॉर्मल वैल्यू, और ज़्यादा अगर मैं इसको प्रिसाइसली कहूँ तो नॉर्मल रेंज क्या है, क्योंकि जब भी आप एंगल्स की बात करते हो तो वहाँ पे हम हमेशा रेंज कैलकुलेट करके देते हैं, ना कि एक प्रिसाइस वैल्यू. हमेशा एक रेंज होती है. तो मेल्स के लिए ये एंगल किस रेंज में रहेगा? बिटवीन 12 to 15 डिग्रीज, एंड फॉर फीमेल इट इज़ 13 to 18 डिग्रीज. अगर क्यू एंगल की वैल्यू इनसे कम आ रही है या इनसे ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स देयर इज़ एन अंडरलाइंग पैथोलॉजी, कोई एबनॉर्मलिटी इज़ 100% प्रेजेंट, क्योंकि नॉर्मल स्कोर हमेशा इन्हीं के बीच में लाई करेगा, राइट? अब देखो क्या हो सकता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है क्यू एंगल का, कि या तो आपका क्यू एंगल इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है. सो इंक्रीज कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, पटेलर सबलेक्सेशन, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओवरयूज इंजरी, ACL इंजरी, पटेलर इंस्टेबिलिटी. एंड डिक्रीज कब होगा? कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले, पटेले आल्टा, पटेलर इंस्टेबिलिटी, एंड PFP, दैट इज पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, राइट? इसको हम PFPS भी लिखते हैं. सो अगर कहीं PFPS भी लिखा है, दैट मीन्स इट इज दी सेम थिंग. यहाँ पे देखो पूरी एक इमेज है कि नॉर्मल, तो देखो क्या है कि ये वाला जो इमेज है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 15 डिग्री वाला, ये 15 डिग्री से कम, दिस इज दी नॉर्मल. अब देखो जैसे ही ये एंगल बढ़ गया इस वाली फोटो में, सो देख रहे हो पैरों की अलाइनमेंट कितनी बुरी तरीके से चेंज हो गई. जो नीज हैं वो वेलगस में चली गई, राइट? नी वेलगस हो गया. यहाँ पे इमेज से ही तुम्हें दिख रहा है कि अगर एंगल बढ़ गया है तो नी वेलगस में चला गया है, ठीक है? और यहाँ पे देखो नी जो है वो, इसमें जो एंगल है वो कम हो गया, लेस देन 10 डिग्रीज हो गया. तो यहाँ पे तुम्हें देखो बोइंग ऑफ लेग्स दिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें बोइंग ऑफ लेग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें बोइंग ऑफ लेग्स, ओके? अब हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्यू एंगल. की अब देखो सीधी सी बात है, क्यू एंगल तुम्हारा किसके बीच में बन रहा है? नी, ठीक है, एंड दी हिप बोन, ठीक है? और अगर नी और हिप पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली तुम्हारे एंकल पे भी प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर एंकल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो नी पे जाएगी, एंड उसकी वजह से हिप पे भी चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ काइनेमेटिक चेन. सो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं क्यू एंगल को? फिमोरल एंटीवर्जन, tibial torsion, lateral displacement of the tibial tubercle, because tibial tubercle is one of the bony landmarks which we were using while we were measuring the static Q angle, right? From the tibial tubercle to the mid of patella, and then a straight line goes upward, right? So this is the same tibial tubercle. Then genu valgum. So we already saw in the previous slide that because of the increase in the Q angle, there is increase in the valgus, knee valgus, right? So if there is genu valgum, so that means there will be an increase in Q angle,
or if there is an increase in Q angle because of any other reason, there will be knee valgus. So it is a vicious cycle, right? Then the quadriceps contraction also affects the Q angle, and the height, age and gender also affects the Q angle. So these are all the factors which I have listed which have direct or indirect effect on the Q angle. I know there are many more factors, but I have not listed them down here, so you can go definitely check those factors also out if you want, but I think these are the main factors which are responsible which affect the Q angle. Now we will study about the limitations of Q angle. So अभी right now we will study about the limitations of the static Q angle which we measure, right? So first thing, हमने क्या बोला था starting में, that Q angle is defined as expressing the pull of the quadriceps muscle. But however, जब हम Q angle measure करते हैं उसमें ऐसा कोई भी biomechanical rationale we do not found जिसकी वजह से हमें पता चले कि quadriceps pull कैसे हो रहा है, in which direction it is happening, because you know already that जो quadriceps है it has 4 parts. Quadriceps has 4 parts: vastus lateralis, vastus medialis, rectus femoris and vastus intermedius. So these are the 4 parts of the quadriceps muscle, and hence the name is the quadriceps, because quad means 4, right? So these are 4 heads of quadriceps, and these 4 heads are aligned in different directions. But if we go through the measurement of static Q angle, then we get to see that static Q angle mein to we are taking measurements from ASIS and to the mid of patella. So there is only one line that is going through, and the other line is going through the mid of patella and the tibial tubercle, and it passes upwards. तो वहाँ पे हमने जो बाकी के इसके heads हैं उनके हिसाब से तो हमने we have not created any imaginary line, right? So उनका जो resultant है, उनका जो resultant vector है, force है, how we are managing it and giving the results out because of the Q angle measurement, so that has not been studied. So that's why it is a major limitation of static Q angle. Next is static Q angle is constantly changing when performing dynamic activities. Obviously, now there is no individual who only sleeps or only lies like this with knee extended. No one is there, right? So static Q angle is continuously changing, and we don't know the effect of static Q angle which we have measured. The degrees which we have taken by the measurement of it are reliable and valid for the activities which we perform dynamically, right? So this is a very big problem or a very big limitation of static Q angle, right? Now we will talk about the limitations of the dynamically measured Q angle, that is the dynamic Q angle की क्या limitations होती हैं, right? So dynamic Q angle, as I have told you, it has 3 elements: the frontal plane, transverse plane and the tibial external rotation and the patella behavior. So these are the 3 planes or the movements of the dynamic Q angle. 3 elements it has. But हमने क्या बोला था कि हम इसका सिर्फ अभी 1/3 ही measure कर रहे हैं. We are not measuring all the 3 planes, right? So we are adding DKV to it, that is dynamic knee valgus. But उससे क्या problem solve हो रही है कि only you are going to know about the frontal plane element of the dynamic Q angle, and there is no criteria to measure the patellar movement and the transverse plane element of the dynamic Q angle. So this is a major limitation in dynamic Q angle also. So these are all the references from which I have taken these information, and I hope you find this video helpful. And if you want to study more about this, right, more about the Q angle, you want to gather information, so you can definitely go and check these references out. You can go definitely type this on the Google search and you will get the full article, and you can definitely go through that information also. But the majority of the thing which you require during your exams or your MPT entrances and all that stuff I have mentioned here. So I think this video is enough if you want to study Q angle. So guys, I hope you found this video informative and helpful, and if you want to check out more videos, you can definitely go and visit my channel. There you will find many more informative and useful videos for you. Till then, like, share and subscribe to my channel.